कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बोले बेटा क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। बड़ा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई 10 से 12 मार्क्स आपके बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई हो एग्जैक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपने 10th में रिफ्लेक्शन लाइट में आपने पढ़ रखा था, वहां से उससे रिलेट करेंगे हम लोग कुछ चीजें और एक दो चीजें, दो तीन चार चीजें जो नहीं होंगी आपके लिए, जो आपने 12th में पढ़ना है, पहली बार आप उसको पढ़ रहे होंगे, उसकी बात होगी। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा अपने अंदर कि क्या सर वापस से क्लास 10th में क्या पढ़ा रहे हो। तो बेटा स्टार्टिंग में चैप्टर में क्लास 10th के आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे पूरा बेसिक्स लेके चलना है, तो मैं आपको 10 से पूरा बेसिक रहा, तो अगर आपको लगे तो आप 2x और 1.5x या 2x में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज है इसका पार्ट 1, हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की। बात कर रहे हैं अगर रे ऑप्टिक्स की, अगर कोई चैप्टर है तो उसका नाम है तो उसकी क्या कहानी क्या होगी, कैसे उसका नाम रे ऑप्टिक्स ही क्यों पड़ा। तो बेटा अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स को कहते हैं स्टडी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा? स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में पढ़ना, उसी स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि हम रे नेचर कहते हैं उसका। अब रे नेचर या पार्टिकल नेचर क्या है तो मैं आपको जल्दी से रिकैप कराता हूं। क्लास 10th में जब आपने लाइट पढ़ा तो मास्टर साहब ने आपको, लाइट सर ने आपको लाइट पढ़ाया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रैवल इन द इन स्ट्रेट लाइन रिच इन द फॉर्म ऑफ रे। आपने पढ़ा कि ये रे की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। ठीक है, कहानी ये है कि जब लाइट की डिस्कवरी पहली बार हुई, जब लाइट लोगों को पता चला, तो इस पे कई चर्चाएं थी कि लाइट एक रे है, लाइट एक वेव है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर हो सकता है, और कई इसे छानी चली थी। लेकिन 1200 के आसपास एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, उसमें न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। न्यूटन की कॉर्पस्कल्स थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर है बेटा। कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है लाइट। कॉर्पस्कल्स थ्योरी ये कहती है कि जैसे अगर आपके पास एक बंदूक है और बंदूक से 1000 बुलेट्स, बहुत सारी 1000 बुलेट्स, इन्हीं को कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, 1000 बुलेट्स ऐसे निकले 1 सेकंड के अंदर ठक 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 करके, तो आपको जो बुलेट जैसे समझ में आती है ना, जैसे आपको बुलेट समझ में आती है कि बुलेट्स आपको कैसे दिखेंगी, ऐसे लगेगा कि कोई पार्टिकल जा रहा है, तो वैसे ही कहते हैं कि जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल नेचर है। अर्थात अगर आपके पास ये कोई लाइन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर लाइट के बंडल्स ऑफ फोटॉन्स आकर के यहाँ पर पार्टिकल नेचर आकर के यहाँ पर से गिरते हैं और यहाँ पर एक फ्रिंज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें और आपको क्या करता है? दिखाई पड़ता है। तो न्यूटन ने तो कह दिया अपनी थ्योरी में कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर की मदद से न्यूटन ने दो जो फिनोमेना है उनको डिस्प्लेन कर दिया। एक फिनोमेना का नाम रिफ्लेक्शन और एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। इसको न्यूटन ने अपनी इस पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी से क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन कहानी आगे बढ़ती गई। अच्छा, लोगों ने बात स्वयं मान ली, क्योंकि न्यूटन इस समय बहुत एक महानतम साइंटिस्टों में से एक थे, तो न्यूटन की थ्योरी मानी गई। लेकिन बाद में एक आइंस्टाइन चाचा है, तो आइंस्टाइन चाचा ने कहा, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर नहीं है। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर से मानता नहीं है। उनका कहानी आइंस्टाइन की अलग थी, वो वेव नेचर पे लाइट के मानते थे। ठीक है, फिर आखिरी आगे बढ़ेंगे आप तो आप पढ़ेंगे हाइगन्स का प्रिंसिपल, ह्यूगेंस का प्रिंसिपल, जिसको आप हाइगन्स कहें या ह्यूगेंस कहें। ह्यूगेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट एक वेव है। क्या है बेटा? एक वेव है लाइट। क्या है? वेव है। क्या है? वेव है। और इन्होंने इस वेव वाले पॉइंट से इन्होंने लाइट की टोटल 5 फिनोमेना को एक्सप्लेन कर डाला। हालांकि 3 फिनोमेना जिस पे आप पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब कहानी उल्टा हो गई कि न्यूटन तो कह रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, लेकिन ह्यूमंस कह रहे हैं कि लाइट एक वेव नेचर है। अब कहानी और आगे बढ़ी तो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रोगली। ये आप इसके 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, डुबल नेचर में। डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए और डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट के पास डुबल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बेटा? डुबल नेचर होता है। अर्थात लाइट जो है रे और वेव दोनों की फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है, मतलब पार्टिकल नेचर
नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। तो जो कहानी चली थी कि लाइट एक रे है, वो कहानी अब डबल हो गई कि लाइट एक वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है। अर्थात लाइट के पास दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। तो अब कहानी अलग होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो लाइट है वो डुबल नेचर शो कर सकती है। कैसे शो कर सकती है? डुबल नेचर। लेकिन अभी हमारी फिलहाल इस चैप्टर में इस चर्चा इस डुबल नेचर पे नहीं है, हमारी चर्चा है इस पूरे चैप्टर में पार्टिकल नेचर पे। किस पे चर्चा है? पार्टिकल। इसी को हम लोग रे नेचर कह सकते हैं। इसीलिए हमें इसका नाम, चैप्टर का नाम क्या रखा? रे ऑप्टिक्स। क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट के किस नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं? पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, रे नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा है? रे ऑप्टिक्स रखा है। क्लियर है बात? चलिए, तो ऐसे तो हम अगर बेसिक से स्टार्ट करा है हमने आपको, और आपको हमने बता दिया कि लाइट होती क्या है। चलिए, अब आगे हम आपको बताएं तो लाइट की अगर एक सिंपल सी प्यारी सी डिफिनेशन अगर आप लिखनी चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? क्या होता है सर लाइट? तो लाइट लिखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए गलत डिफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल ये सही है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन which travels इन फॉर्म ऑफ रे की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जो कि क्या है? एक गलत है। क्या है? गलत डेफिनेशन है। लेकिन जो भी आपको क्लास 10th में 9th में पढ़ाया गया तो आपने पढ़ा। लेकिन अगर मैं इस पे कहूं कि इस पर थोड़ा सा चेंज मिला दे भाई, कितना ला दे? थोड़ा सा चेंज मिला दे और कह दो कि लाइट ये क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। आप इसके बारे में जानेंगे ईएमआई वाले चैप्टर में, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखेंगे और वहां पे आप जानेंगे इस चीज के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में आपको सिलेबस में है वो सिर्फ 5 से 6 है। ठीक है, जैसे हम आपको एक दो याद दिलाते हैं। आप याद करे होंगे गड्डी एक्स UV in my रेंज, अर्थात गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रासोनिक, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इन्हीं सारी वेव्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। अर्थात लाइट के पास दोनों नेचर हो सकते हैं। कहानी कहने की बात है कि पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और कौन सा नेचर हो सकता है? वेव नेचर भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो बात थी। अब लाइट की बहुत सारी फिनोमिना हो सकती है बेटा, कहती बहुत सारी फिनोमिना हो सकती है। ठीक है, ऐसे इसके हमारे सिलेबस का हिस्सा है या आप 5 फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं फिनोमिना ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ लाइट, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहली रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन। दूसरी फिनोमिना क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन। तीसरी फिनोमिना क्या है? इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस। चौथी क्या है? डिफ्रैक्शन। क्या है बेटा? डिफ्रैक्शन। और पांचवी क्या है? पोलराइजेशन। क्या है? पोलराइजेशन। अर्थात हमें जो चैप्टर में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में, वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। इनके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और डबल नेचर में खासकर पोलराइजेशन के बारे में, वहां पर इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन के बारे में वहां पर बात करेंगे। क्लियर है बात? तो हम लोगों का जो कहानी है जो रे ऑप्टिक्स में चलनी है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। चल, तो क्लास 10th में बच्चा आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या पढ़ा आपने क्लास 10th में? अगर मैं यहां पे लिखूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो क्लास 10th में आपने पढ़ा कि अगर मैं आपसे याद दिलाऊं तो आपने कहा सर अगर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, अब ये स्मूथ सरफेस भी हो सकती है, रफ सरफेस भी हो सकती है, मतलब ये रफ सरफेस भी हो सकती है और ये स्मूथ सरफेस भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो अगर कोई लाइट ऐसे आई और इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के टकराने के बाद ये वापस हो गई, बाउंस मार गई। क्या मार गई? बाउंस। तो इस पॉइंट को हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। तो ये जो लाइन आई है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो आएगा उसको क्या कहोगे? इंसिडेंट रे। और जो जाएगा उसको क्या कहोगे? रिफ्लेक्टेड रे। बेटा जिंदगी से नहीं जाना है,
फिजिक्स में जो आएगा वो जाएगा, लाइट उसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे, और उसको जाने वाले क्या कहोगे, रिफ्लेक्टर। और यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, कैसे बना दूं, ये इमेजिनरी होती, क्या की है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल इमेजिनरी। तो यहां पर अगर मैं नोट पॉइंट लगा कर लिखूं तो क्या होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा एक बार से कि नॉर्मल ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन में कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। कैसे होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल और परपेंडिकुलर मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारा प्लेन ऐसे तो नॉर्मल ऐसे, अगर हमारा प्लेन ऐसे तो नॉर्मल ऐसे, अगर हमारा प्लेन ऐसे तो नॉर्मल वाले से कोई इंसिडेंट, मतलब अगर हमारा प्लेन ऐसे तो नॉर्मल ऐसे, अगर हमारा प्लेन ऐसे तो नॉर्मल ऐसे, अगर हमारा प्लेन ऐसे तो नॉर्मल ऐसे। मतलब आप ये बात समझिए कि जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कैसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब हमने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोले हाँ भाई, बोले क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। अब हम इसके लॉज पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं इसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा, पहले लगा रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या सर, नॉर्मल से नापेंगे, कहां से नापेंगे भाई, नॉर्मल से। एंगल कहां नापेंगे, नॉर्मल से। तो यहां पर मैं लिख दूंगा साइड में ऑलवेज, हालांकि मुझे पता है आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं लिख दूं कि ऑलवेज मेजर्ड, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। कहां से मेजर होंगे, नॉर्मल से होंगे। कहां से होंगे, नॉर्मल से। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में से दे दे, क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऐसे दे दे कि ये प्लेन है, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और हमसे कह दिया ये मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो आपसे पूछ रहे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो क्या 30-90 हो जाएगा, नहीं सर। ये 90 है, अभी तो आपने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां से नापोगे, नॉर्मल से। नॉर्मल कौन सा हो गया ये, तो अगर ये 90 है तो ये 30 से माइनस कितना हो जाएगा, ये 60, और ये भी कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। कितने हो जाएंगे, बोलो भैया, कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे कॉमा, इंसिडेंट रे कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे कॉमा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन। कि हमेशा कहां लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे बेटा, सेम प्लेन पे। मतलब अब प्लेन कौन सा सर, इसमें चर्चा है, प्लेन कौन सा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये नोटबुक है मान लो, तो ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आई, ये नॉर्मल हो गया, बोलो ना, ये नॉर्मल हो गया, तो प्लेन कौन सा, ये वाला, नहीं, प्लेन कौन सा, ये वाला जहां पर ये बने। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये मतलब ये प्लेन है हमारा, ये जिसपे सरफेस पे है, जो सरफेस है उसकी बात कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, तो क्या प्लेन ये वाला होगा, नहीं, ये जहां पर बन रहा है ये वाला प्लेन। अर्थात अगर हमारा मिरर एक्स एक्सिस पे है, कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, तो अगर हमारे पास जो प्लेन होगा, किस प्लेन की बात कर रहे हैं हम, एक्स वाई प्लेन की। किस वाली बात कर रहे हैं कि भैया सब कुछ बनेगा कहां, यहां पर बनेगा। और प्लेन हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स का होता है ना, सिंगल कोऑर्डिनेट का तो प्लेन हो नहीं सकता मेरे भाई, सिंगल कोऑर्डिनेट का प्लेन हो सकता। अगर मान लीजिए एक जैसे कह दिया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो मान लीजिए प्लेन हमारा जेड एक्सिस में रखा है, कहां रखा है, वाई जेड में रखा है। तो अगर प्लेन में यहां पर हमारे पास स्मूथनेस हुई है, तो हमारे पास कहानी कहां पे है, यहां पर, इसका मतलब कहां बना है, वाई जेड में बना है। कहां बना है, वाई जेड में। और अगर हमारे पास ये प्लेन में कहानी हमने उल्टा कर दी कि यहां पर हमने स्मूथ मतलब इस तरफ रिफ्लेक्शन दिखा दिया, तो कहां पर बनेगा, एक्स वाई एक्स जेड प्लेन। कहां बनेगा, एक्स जेड प्लेन बनेगा। क्लियर है बात। तो ध्यान रखिएगा, प्लेन कौन सा, जिस प्लेन पर ये इमेजेस, ये सब कहानी दिख रही है, उसी प्लेन की बात हो रही है। समझ गए, समझ गए, यहां तक क्लियर है क्या। अब बात हम कर रहे हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म की, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा। इसका वेक्टर फॉर्म होता है बेटा आई कैप इक्वल टू में आर कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप। अब आई कैप क्या है, ये बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट को। ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्टेड के। और एन कैप क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बात? तो यहां तक कहानी क्लियर आपकी। हमने रिफ्लेक्शन की क्या बात करें, कहा एंगल बराबर होता है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या होते हैं, सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर। दिख भी रहा है आपको। और क्या बोला, वेक्टर फॉर्म क्या है कि आई कैप इक्वल टू में आर कैप प्लस, यहां पे लिखा हुआ आर कैप भैया, आर कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर कैप डॉट एन कैप का होल डॉट एन कैप। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की। तो ये कहानी आगे बढ़ाते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं इमेजेस की। किसकी बात करते हैं, इमेजेस की। कि इमेज क्या हो सकती है, इमेजेस की। तो इमेजेस क्या हो सकती हैं, या ऑब्जेक्ट क्या होता है, या मिरर क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं मिरर की। तो अगर हम यहाँ पे मिरर लिखे, मिरर, तो मिरर क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, बेटा ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइट के मैक्सिमम पार्ट को क्या कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मिरर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल। क्लास 10th में आपने पढ़ा इस बारे में। अब स्फेरिकल मिरर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल प्लेन मिरर की। इसकी बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो हम यहां पर लिखे प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है, जिसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, पेंटेड पार्ट होगा। ठीक है, मतलब वन पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, मैं इसे लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वन पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा और अदर पार्ट क्या होगा, इसका अदर पार्ट पॉलिश्ड होगा। ऐसा होगा, पॉलिश्ड। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन। तो हम बात करते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर हमारे पास जो सरफेस हो सकती है वो दोनों हो सकती है, रिफ्यूज भी, मतलब रेगुलर सरफेस भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर पे हमारे पास जो सरफेस है, प्लेन मिरर पे हमारे पास जो सरफेस है बेटा हमारे पास, वो दोनों हो सकती है। एक रेगुलर सरफेस भी हो सकती है, इसको आप स्मूथ कहते हैं, एक रेगुलर भी हो सकती है। और दूसरी आपकी बात होती है डिफ्यूजन सरफेस, डिफ्यूज सरफेस भी हो सकती है, डिफ्यूज सरफेस। फर्क क्या है दोनों में सर, तो रेगुलर सरफेसेस में, अगर रेगुलर सरफेस की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये रेगुलर सरफेस है, तो यहां पर अगर एक ऐसी आई टकराई, ऐसे जा रही, ऐसी आई टकराई जा रही, ऐसी आई टकराई जा रही, तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस पैरेलल होती है। कैसी होती हैं, रेस पैरेलल होती है, ऐसी होती है पैरेलल। और रिफ्लेक्शन के बाद रेस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन डिफ्यूजन सरफेस में अगर मान लीजिए हमारे पास डिफ्यूज सरफेस है, ऐसे ऐसे कोई सरफेस है, ऐसे ऐसे, तो यहां पर हमारे पास ऐसे आएगी टकराएगी, ऐसे आएगी टकराएगी, ऐसे आएगी टकराएगी, ऐसे आएगी टकराएगी, ऐसे। तो हमारे पास यहां पर पैरेलल इमेज फॉर्म नहीं होती, यहां पर हमारे पास रेस पैरेलल नहीं होती। लेकिन ये भी फॉलो करता है, फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LOR को फॉलो करता है, और ये भी LOR को ही फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है। फॉलो दोनों करेंगे लॉज, क्योंकि लॉ है तो भाई ये सरफेस ही, लेकिन क्योंकि यहां पर रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल, यहां पर रेस पैरेलल नहीं होती, बस इतना फर्क है। तो अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो हम बात करते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन की। तो आइए हम उसको ले सकते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो है वहां पर कैसी इमेज फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमने कहा पहले ही मिरर के या इमेजेस के बारे में जान लें कि इमेज क्या क्या कैसे कैसे कितनी हो सकती है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इमेज कैसे हो सकती है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है। तो किसी ने कहा सर इमेज, हमने क्लास 10 में पढ़ा था इमेज सर रियल और वर्चुअल दोनों हो सकती है। एटलीस्ट मुझे आपको इतना बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि इमेज जो है वो वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकते हैं और रियल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हम प्रूफ कर देंगे, परेशान नहीं होगा। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेजेस जो डॉटेड लाइन से बने,
एक तरीके से आप समझिए, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ऐसी इमेजेस जो रियल लाइफ में या पर्दे पर फॉर्म नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? पर्दे पर फॉर्म नहीं हो सकती, तो उनको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। रियल इमेजेस क्या होती हैं? हमेशा ये मीट करते दिखेंगे, हमको दिखेंगे कि मीट हो रहा है कुछ भी, ये हमारे वर्चुअली मतलब हमारे दिमाग में अपने बनाएंगे कि अगर ऐसा होता कि पीछे मिला लेते तो वो कहानी, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल हो सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर की, तो आपको मैंने इतना बता दिया कि ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल दोनों हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है, मैं आपको भी पहले दिखा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर से कोई रे डाली परपेंडिकुलर, ऐसे वापस हो जाएंगे, एंगल आई एंगल आर बराबर होता है, आपको पता है। तो यहां पर से अगर इसको डॉट नहीं मिलाएंगे, आगे कहीं मिलेगी नहीं, डॉट मिलेगी पीछे करके कहीं पर। और यहां पर से अगर हमने कोई रे डाली, सुनिएगा ध्यान से, हमने यहां पर से कोई रे डाली इंसिडेंट रे, तो आपको पता है प्लेन, हमने आपको नॉर्मल की डिफिनेशन क्या बताई थी? क्या बताई थी नॉर्मल डिफिनेशन? याद कर भाई, क्या बोलते था कि नॉर्मल हमेशा प्लेन कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये प्लेन है तो नॉर्मल कैसा हो गया? ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल हो गया बराबर और ये इधर बराबर हो गया, तो ये इधर चला जाएगा। अब ये पीछे कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसको कहां मिलाएंगे हम? डॉट करके आगे, कहां मिलाएंगे? आगे। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था, इसकी जो इमेज कैसी बनी है? ये कैसी बनी है? कैसी बनी है? बोलो बोलो बोलो, कैसी बनी है? वर्चुअल बनी। कैसी बनी है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा था हमारे पास? रियल था। कैसा था? रियल। अब कहानी को थोड़ा सा अलग से इमेजिनेशन कर, अलग से इमेजिनेशन कर ये कि अगर मान ले तेरे पास, मान ले कि ऐसे कोई दो रेज आ रही है, ऐसे दो रेज आ रही है, और यहां पर अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, अगर मान के अपने पास ऐसी दो रेस कोई आ रही है, प्लेन सरफेस है, तो अगर मान ले ये प्लेन सरफेस ना होता, अगर मान ले ये प्लेन सरफेस ना होता, तो क्या ये दोनों रेस यहां कहीं पर मीट हो जाती? अरे बोलना भाई, अगर ये प्लेन सरफेस ना होता तो क्या ये दोनों रेस यहीं पर मीट हो जाती? अगर ये सरफेस ना होता, मान लीजिए दो रेज आ रही थी, ऐसे करके आ रही थी, तो अगर ये प्लेन सरफेस ना होता तो यही आकर मीट कर जाएंगे ना, कारण जाएंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट। अब ये कहीं पर इनफाइनाइट रे नहीं, ये रेज उतारेगी यहाँ पर तुम। अब तुम मान लो ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ, तुम कैसे सोचोगे? तुम सोचोगे कि वहां से रेज आ रही होंगी, ये वर्चुअली तो हुआ, तुम्हारी इमेजिनेशन की बात हुई। तो यहाँ पर आने के बाद, टकराने के बाद यहाँ पर मिलेंगी ना। अब यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी फॉर्म हो रही है? रियल। और ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? वर्चुअल। इसका मतलब सर, दिमाग में चमका कुछ, इसका मतलब सर कि यहां पर से मैं नोट पॉइंट डाल करके एक बात ले सकता हूं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। कैसे होंगे? नेचर में होंगे। अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल हो गया। दिखा दिया मैं आपको। अरे बोलना, क्या बोला? ये अगर ऑब्जेक्ट रियल, अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल, क्योंकि अपोजिट नेचर की होंगी। हम लोग नहीं करते, ठीक है? क्लियर है बात? कि अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या कहानी होगी, क्या क्या होगा। तो हमने कहा पहली चीज यहां पर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगी इमेज डिस्टेंस के। सर कैसे? सर प्रूफ करके दिखाइएगा तो मजा आएगा। सर जी क्या कहा था? तो हमने कहा ठीक है भैया प्रूफ कर लो। हमने कहा अगर मान ले अपने पास कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अब अपने पास यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हमने एक इमेज यहां से डाली, एक रे यहां से डाली, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो एंगल अगर 90 डिग्री पर तो भी 90 डिग्री पर वापस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को यहां पर एक रे डालूं, तो आपको पता है कहानी क्या है कि अगर यहां पर से जाएगी तो नॉर्मल है, तो जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पैमाने अभी अपना पड़ा। तो अगर मैं इसको आगे मिलाऊं तो आगे करके ऐसे हो जाएगा, और ये आगे की दोनों मीट तो होंगे नहीं, बाकी आगे कहीं मिल होगी नहीं, कहां मिलाओगे इसको? पीछे। तो इमेज कहां बनेगी? पीछे। कहां बनेगी? पीछे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, इमेज कहां बनेगी? यहां पर। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। सर कैसे बराबर? हम कैसे मान लें? तो हमने कहा बिल्कुल भैया भैया ये 90 है, ये 90 है, ये लाइन कॉमन होगी, ये 90 ये 90 कॉमन हो। ये अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल आई, एंगल आई अगर ये है तो एंगल आई भी, अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाए। तो तुमने कहा सर एंगल आई और एंगल आर का होता है बराबर, तो आरएचएस से क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। ये एस एएस से प्रूफ हो गया। तो अगर ये प्रूफ हो गया तो ये लाइन क्या हो जाएगी? इक्वल। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज क्या हो जाएगी? इक्वल। और दूसरी बात कहती है वर्चुअल बन रही है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने कुछ भी हो रहा है, इमेजिनेशन कर रहे हो, तो इमेज कैसी बनाएगी? ये वर्चुअल बनाएगी। कैसी बनाएगी? ये वर्चुअल। कैसी बनाएगी? ये
वर्चुअल इमेज बनाएगी और कैसी बनाएगी, इरेक्ट बनाएगी, सीधी बनाएगी। कैसी बनाएगी, सीधी। दूसरी बात लास्ट, ये लेटरली इनवर्स इमेज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लेटरली इनवर्स, अर्थात लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का क्या दिखता है, लेफ्ट। लेटरली इनवर्जन इमेज बनाते हैं, लेटरली इनवर्स इमेज बनाते हैं, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। अब इसी में नीट में या जेई में या सीयूईटी में आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल भी आ सकता है कि क्लॉक का क्वेश्चन, कहते हैं क्लॉक प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, आप देख लीजिए इस चीज को। तो मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा करके इस तरह लिख देता हूँ इमेज पर। यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्लॉक प्रॉब्लम। ठीक, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपके पास कि आपसे कहेगा भैया कि आपके पास एक क्लॉक है, घड़ी है, उसमें मान लीजिए आपके पास 3 बज रहा है। कितना बज रहा है, इसमें आपके पास अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। कितना बज रहा है, 3। और अगर यहाँ पर इमेज मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया गया है, मिरर। तो अब मिरर में उसकी इमेज क्या बनेगी, मिरर में कितना बजेगा। तो आप कहोगे सर मिरर में देखिए ये लाइन जो पास है, अगर यहाँ पे लिखे 12, ये 6, ये 3 और ये 9। तो अगर ये लाइन यहाँ पे पास में है तो सबसे पहले पास में कौन सी, ये वाली। तो ये ऐसे बनाएगा ना, ऐसे ये और ये ऐसे। तो कितना बन गया, ये यहाँ पर कितना बना, ये 9 बज गया। कितना बज गया, 9। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप देख पा रहे हैं 12 घंटे। कितने का आ रहा है, 9 3 कितना होता है, बोलो 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 बोलो। 9 3 तो 11 होता है, नहीं 9 3 12 होता है। कितना होता है, 12 घंटे। तो अर्थात हर बार से बना देखेंगे नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस आएगा तो आप क्या करोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 12। कितने से मान करनी है, 12 से। ऐसा हम कहें कि एग्जांपल में अगर लिख दें कि घड़ी में 8:50 हो रहा है, मान लो कितना हो रहा है, 8:50। अब आपको पूछे कि उसकी इमेज बताओ, मिरर इमेज बताओ। कौन सी इमेज बताओ, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे बताओगे, 8:50 लिखोगे। कितना है 8:50, तो आप लिखोगे क्या, कि आप लिखोगे 11। आप किससे घटाना है, 12 से। तो 11 क्या लिख सकते हो, 12:60 लिख सकते हो। भाई ये तो 12 लिखा हुआ है, तो इसको किससे घटाना है, 8:50 से। तो घटा दो भैया, क्या हो जाएगा, 0 1 और 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, 8 3 11। तो कितना बचेगा यहाँ पर से, 3:10। कितना बचेगा, 3:10 बनेगा इमेज में। क्लियर है बात, अरे बोलिए ना, क्या बनाएंगे, 12 से माइनस करेंगे। अगर ये सेकंड में होता है, सेकंड में कैसे लिखोगे, इसी 11 को अगर सेकंड में लिखोगे, मिनट में लिखोगे तो 11:60 लिख सकते हो। इसी 11 को अगर सेकंड में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 11:59 और 60 लिख सकते हो। ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं कि क्लॉक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें टिक कर लीजिए। क्लियर है बात। तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, किसका, प्लेन मिरर का। किसका पढ़ लिया आपने, प्लेन मिरर का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। तो अब आइए चलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के पास। कहां चलते हैं, स्फेरिकल मिरर के पास। स्फेरिकल मिरर तो हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के स्फेरिकल मिरर। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर था और हमने उसको बाहर से पेंट कर दिया। मान ले अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर था और हमने उसको बाहर से पेंट कर रखा, और उसको अगर हम काटे, क्या करें, काटे, तो उसका बाहर वाले पार्ट कैसा है, पेंटेड पार्ट, अंदर वाला पार्ट कैसा है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो यहां पर से एक मिरर निकल के आएगा, इसका बाहर वाला पार्ट कैसा होगा, पेंटेड होगा, अंदर वाला कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग। तो इसको क्या कहोगे, कॉनकेव कहोगे। क्या कहोगे, कॉनकेव। क्या मतलब होता है, गुफा। क्या मतलब होता है, गुफा। इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला पार्ट कैसा है, पेंटेड, इसको क्या कहोगे, कॉनकेव। सिमिलरली अगर मान लिया हमारे पास कोई एक और स्फेरिकल मिरर है जिसका हमने अंदर का पार्ट पेंट कर दिया और तब इसको काटा, तो अब हमारे पास कहानी क्या है, अब कहानी हमारे पास उल्टी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अंदर वाला पार्ट कैसा है, पेंटेड है, बाहर वाला कैसा है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, इनर रिफ्लेक्टिंग होता है और इसमें क्या होता है, आउटर रिफ्लेक्टिंग होता है। कौन सा होता है, आउटर। अरे बोलो ना भाई, इनर रिफ्लेक्टिंग होता है, इसमें कौन सा होता है, आउटर। जैसे अपने चम्मच होता है, स्पून, स्पून में अंदर वाला पार्ट कौन सा, बाहर वाला कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। तो देखिए ध्यान से, देखिए अगर हमारे पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या हो सकता है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसको हम बोल देते हैं एम, इसको बोल देते हैं एम डैश। तो एम और एम डैश को जोड़ने वाली लाइन को अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर।
क्या कहते हैं बेटा? अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर। अब क्योंकि ये एक लीनियर अपर्चर है, अभी आप थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, कुछ एक और अपर्चर भी होता है, इसको लीनियर अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर अपर्चर। इस एम और एम डैश के जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं? लीनियर अपर्चर। ठीक, और इस मिरर का एक मिड पॉइंट होता है। इस मिरर का क्या होता है? मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोल। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में सेम चीज कह सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स हो गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहोगे? अपर्चर कहोगे। ये अपर्चर हो गया, और इस पॉइंट को क्या कहोगे? पोल कहोगे। क्या कहोगे? पोल। अगर कोई लाइन, हम इसको कहते हैं पोल को ना बोल करके मिड पॉइंट को बोल, अगर कोई लाइन मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, अगर कोई लाइन मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, तो अगर कोई लाइन मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांटती है तो उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। और उस पॉइंट को कहते हैं पोल, जहां पे टच करेगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ये भी क्या हो गई? ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ऐसी लाइन जो मिरर वो दो इक्वल हिस्से में काटती है, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये इसका अपर्चर हो गया। ठीक है, तो ये बात आगे करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार, अगर मैं इससे थोड़ा एक दो बातें और आपसे कहूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं बेटा कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हुई, तो ये क्योंकि कर्व है, अब कर्व है जिसका मतलब सर्किल है, सर्किल का मतलब इसका सेंटर भी होगा, तो इसका ये सेंटर होता है। क्या होता है? इसका सेंटर। और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां पर इसको कहते हैं, इस वाले पॉइंट कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अब एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। अब फोकस क्या होता है अगर मैं लिखूं तो कैमरा मैन यहां पे देखिएगा, फोकस क्या कह रहे हैं? फोकस कह रहे हैं अ पॉइंट, कह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और मीट करें, तो उस पॉइंट का क्या कहोगे? आगे फोकस कहोगे। क्या कहोगे आप? फोकस। और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? रेडियस कहोगे। भाई कोई सेंटर है और सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर सर्किल में कोई टच करता तो रेडियस ही होता है। यहां से तक की डिस्टेंस क्या कहोगे आप? फोकल लेंथ। तो आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा, क्लास 7th 8th में या 9th 10th में आपने पढ़ा कि जो रेडियस होती है सर वो डबल होती है फोकल लेंथ की, हम इसको उल्टा कहें तो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? आधी। लेकिन ये दोनों बातें क्या है? गलत है। आप क्लास 12th में इसको जानोगे। ये अप्रॉक्स होती है। क्या होती है? अप्रॉक्स बराबर होती है। अप्रॉक्स बराबर होती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इनको एक साथ लेकर के ही काम करोगे। ठीक है, अप्रॉक्स बराबर होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आप अप्रॉक्स अगर कह रहे हो तो इसका क्या मतलब है और कैसे आप इस चीज को प्रूव कर पाएंगे कि ये अप्रॉक्स है। तो आइए हैंड लगाते हैं। रिलेशन, कौन सा रिलेशन? अरे वो वाला नहीं भैया, वो वाला रिलेशन बहुत खराब है। रिलेशन बिटवीन, उसको मत बनाइए जिंदगी में, आपकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस, कि फोकस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, आइए इस पर चर्चा करते। तो हमने कहा कि हमारे पास ये प्रूविंग है, तो हमने कहा अगर हमारे पास कोई एक मिरर मान लेते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं मिरर, ये मिरर है, कॉनकेव ले लिया हमने, कौन सा ले लिया? कॉनकेव। ठीक, ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, इसको हमने कहा पोल। ठीक, ये हो गया हमारे पास सेंटर और ये हमारे पास हो गया फोकस। यहां पर से कोई हमने एक रे डाली पैरेलल, ऐसे रे डाली पैरेलल, और टकराने के बाद आपको पता है ये फोकस से जाती है। अभी आपको इमेज फॉर्मेशन की साइड रेज बताते हैं, फोकस से जाती है। ठीक है, यहीं पर से अगर हम इसी रेज को एक नॉर्मल को मिलाएंगे, अगर आपको कभी भी स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल बनाना हो तो आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा लो, मैं आपको भूल जाऊँ उससे पहले, कि नॉर्मल जो होता है इन स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन स्फेरिकल मिरर नॉर्मल passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। क्यों ऐसा होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर से जैसे जाएगी वैसी वापस आएगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर गिरता है। कितने डिग्री पर गिरता है? 90 डिग्री। यहां पर से अगर हम इसका एक नॉर्मल बनाए, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्मल। में लिख देता हूं, ये नॉर्मल हो गया। तो अब इसको बनाएं तो आपको अगर ये आपको पता है कि इंसिडेंट रे कौन सी है, ये भाई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंगल आर कह रहे हैं आप इसको। अब इस एंगल को हम अल्फा बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या बोल देते हैं? अल्फा। अब इसका नामकरण कर देते हैं, तो हम इसका नामकरण अगर करें तो ये जाएगा ए, इस पॉइंट कर देते हैं, ये तो एफ आई है, तो ठीक है, इतना नामकरण बहुत है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हमको पता है एन
इन हमको पता है, इन इस पॉइंट को ले देते हैं एम, इन लाइन एम ए एंड लाइन सी पी, कौन सी लाइन, सी पी आर पैरेलल, कैसी लाइन से, पैरेलल लाइन से, कैसी लाइन से, पैरेलल लाइन से, कैसी लाइन से, ये पैरेलल, ठीक, ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर ये लाइंस पैरेलल है, सर ये देखिए जेड बन रहा है, क्या दिख रहा है सर, जेड बन रहा है, ये देखिए ना जेड बन रहा है, दिख रहा है जेड आपको, ये देखिए जेड दिख रहा है आपको, जेड, ये देखिए जेड। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एंगल आई और एंगल अल्फा क्या है, आपस में बराबर है। एक क्वेश्चन नंबर 1 लगा देते हैं। हमको ये पता है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। सेकेंड इक्वेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने इस चीज को पढ़ा, और हमने इस चीज को एंगल आई और एंगल अल्फा कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, इसको पढ़ा है अल्टरनेट एंगल से, इसे पढ़ा है अल्टरनेट। लिख देता हूँ सब कुछ। अब मैं कहूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कहाँ कहूँ, क्या कहूँ बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि एंगल आई बराबर है एंगल अल्फा के और एंगल आई बराबर है एंगल आर के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल अल्फा बराबर होगा एंगल आर के। बोलो भाई, बोलो, एंगल अल्फा बराबर होगा एंगल आर के। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, थर्ड। अगर एंगल अल्फा और एंगल आर बराबर है तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। आपने क्लास 10 साइड पढ़ रखा होगा। तो इसका मतलब अगर एंगल अल्फा और एंगल आर बराबर है सो एंगल अल्फा के सामने वाली साइड क्या हुई, एंगल अल्फा के सामने साइड क्या हुई, एफ। सो एफ भी बराबर होगा किसके, सी एफ के। किसके बराबर होगा, सी एफ। बिकॉज वी कंसीडर, हमने मान रखा है, वी कंसीडर द मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर। हमने बोला है कि जो मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है। अगर स्मॉल अपर्चर का है तो ए और पी पॉइंट लगभग सेम होंगे। इसका मतलब ए एंड पी आर वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ए और पी लगभग सेम पॉइंट हो गए, ए और पी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ए एफ ये पी पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए एफ है वो अप्रॉक्स बराबर होनी चाहिए किसकी, अगर ये पॉइंट सेम है तो अगर ये पॉइंट इस लाइन उठाकर यहाँ लेके आएंगे किसी बराबर होनी चाहिए, एफ बी के। अगर इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट यहीं पर है, आस-पास है, तो अब ये लाइन यहाँ पर आ गई, यहीं पर अरे बोलना भाई, ये लाइन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर। इसका मतलब ए एफ जो है क्रॉस बराबर है पी एफ की। अब मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, इसको क्वेश्चन में क्या लगा दूँ, फिफ्थ लगा दूँ, इसको फोर्थ कह दूँ। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ से मैं कह सकता हूँ कि सी एफ अप्रॉक्स बराबर है एफ बी के। सी एफ अप्रॉक्स बराबर है एफ पी के। अब ये पूरी लाइन हो गई। अगर ये ऐसा पूरी लाइन हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सी एफ को या पी एफ को अगर मैं लिखूँ तो सी एफ पी को क्या लिख सकता हूँ, ये 2 टाइम्स हो जाएगी, ये तो जाएगी 2 टाइम। तो इसका अगर सी एफ और ये दोनों बराबर है तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो ये पूरा अगर आर है और अगर ये एफ है तो 2 टाइम्स ऑफ एफ आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ आर जो है वो अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ साइड लिख देता हूँ कि जो आर है वो अप्रॉक्स 2f के बराबर है, अप्रॉक्स किसके बराबर है 2f के बराबर है। तो f किसके बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा r/2 के। किसके बराबर हो जाएगा, r/2 के। फिर समझो, हमने कहा एक लाइन ली, नॉर्मल लिया, हमने कहा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट से। तो हमने कहा अगर ये और ये दोनों साइड पर, ये अगर ये बराबर है, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं तो ये बराबर, इनकी साइड बराबर होनी चाहिए। हमने मिरर को स्मॉल अपर्चर का माना था तो ये और ये साइड क्या हो गई, दोनों बराबर। तो ये लाइन जो उनकी आएगी वो यहीं पर आएगी, तो दोनों हमारी कहानी सेम हो गई। तो अगर ये कहानी सेम हो गई तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो पूरी डिस्टेंस, अगर मान लो ये x है, ये x है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x। इसका जो r है वो 2x के बराबर है, तो लिखा 2x के बराबर। यहाँ पर क्या लिखा, r बराबर 2x। क्लियर बात। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। छोटी मोटी अगर मान लीजिए कहीं पर वीडियो की कुछ क्वालिटीज अगर आपको ऊपर नीचे लग रही है तो आप परेशान ना होइएगा। आज फर्स्ट डे था, बहुत दिनों बाद शूट किया है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस ऑल द प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।